पार्ट 1 में देखा कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, यदि हम लोग वॉरियर है तो अच्छे वेपन लेके हम लोग फाइट करें। पार्ट 2 देखा कि प्रोडक्शन कैसे मैनेज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्टेन इन कोविड। हम लोग आगे के सालों में अपनी कंपनी को सस्टेन कैसे रख सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए जरूरी है ओपन माइंडेड और विजन के साथ जाना पड़ेगा। एक जो सीनियर्स है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो ऑनर्स है, उनको लंबा विजन रखना पड़ेगा। ये वक्त है 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल से, मुझे कंपनी तो काफी सालों तक चलानी। यस, आई वांट टू ग्रो। 1 साल से क्या, 1 साल से शायद मैं मेरा लॉस मैं कम करने का कोशिश करूंगा। ये साल में शायद प्रॉफिट अर्न न कर सकूं, शायद मुझे लॉस मेकिंग कंपनी में ये साल चला जाए, लेकिन अगला साल क्या? तो अगले साल की तैयारी ये साल करनी है। हमको कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, यदि मेरे पास टाइम है, कम प्रोडक्शन है, तो एवरीबॉडी हैज टाइम, तो हम लोग ये टाइम का कैसे यूज कर सकते हैं? तो आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में ये जो सिचुएशन है उसका मैक्सिमम हम बेनिफिट दे सकते हैं। उसके लिए वैल्यू एडिशन एंड इनोवेशन एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमको देखने पड़ेंगे। मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस आर ऑलवेज इनोवेटिव। जो लोग हर वक्त कुछ नए की बात करते हैं, समथिंग न्यू समथिंग न्यू समथिंग न्यू। मैं कंपनी में क्यों जा रहा हूं? बस काम करने के लिए जा रहा हूं? क्या नया करने के लिए जा रहा हूं? कितने लोग कंपनी में कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं? जो प्रैक्टिस में 10 साल से कर रहा हूं वही प्रैक्टिस अभी से कर रहा हूं। देयर इज नथिंग न्यू। तो इनोवेशन कहां से आएगा? इनोवेशन नहीं आएगा तो बिजनेस सक्सेसफुल कैसे चलेगा? हमारा कंपटीशन में हम लोग कैसे फाइट कर सके? हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे एम्प्लॉयर हैं, उनको अलग से सोच रखनी पड़ेगी। ये सही वक्त मिला है या समथिंग कुछ अलग करते हैं जो हम लोग इतने सालों से नहीं कर पाए। किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 5-10 साल में बिजनेस एटलीस्ट हम लोग एक लेवल पे लेके आए, लेकिन काफी ऐसी एक्टिविटी है जो हम करना चाहते हैं लेकिन आज तक हमने नहीं की। ऐसी कौन सी डेवलपमेंट की एक्टिविटी है, वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है जो हम लोग करना चाहते थे लेकिन वक्त ही नहीं मिला क्योंकि बिजनेस ग्रो हो रहा था। तो आज हम लोग हमारी वैल्यू एडिशन एक्टिविटी के लिए हम बात करेंगे। जितनी हम लोग प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं, जितनी हम लोग अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस में रिपीटेबिलिटी आती है। आज की तारीख में मैं जो भी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो भी मेरा बिजनेस है, कम बिजनेस है, जब बिजनेस ज्यादा होता है तो भी डिलीवरी का इश्यू, क्वालिटी का इश्यू। बिजनेस कम है तो भी डिलीवरी का इश्यू, क्वालिटी का इश्यू, सर्विसेज का इश्यू। दैट इज प्रॉब्लम क्या है? यदि मेरे पास टाइम है तो भी मैं लेट पहुंच रहा हूं, टाइम होने के बाद भी मैं लेट पहुंच रहा हूं, तो व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? वो देखना जरूरी है। उसके लिए काफी ऐसी एक्टिविटी है, ये फेज में हमको आने वाले 6-8 महीने में हम लोग करेंगे, तो डेफिनेटली अगले साल में हम लोग अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को मार्केट में अच्छी पोजीशन में पा सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा लीन प्रैक्टिसेस, लीन टूल्स। व्हाट इज लीन? लीन क्या है? तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो सिचुएशन थी उसमें जापान, जापान बहुत बुरी हालत था, वहां पे रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम थे। सही तरह से जितने रिसोर्सेज चाहिए थे उतने रिसोर्सेज नहीं थे। कम रिसोर्सेज में क्या बेस्ट काम कर सकते हैं, ये उनके लिए चैलेंज है। तो कम लोगों में एक पूरी कंट्री को पूरा खड़ा करने का जो उन्होंने अप्रोच दिखाया, वो आज के तारीख में लीन अप्रोच के नाम पे पहचाना जाता है। तो उन्होंने क्या क्या ऐसा किया जो आज के तारीख में एक छोटा देश पिछले 70 साल में आज वर्ल्ड के ऊपर रूल कर रहा है। तो कोविड-19 इज जस्ट लाइक अ वॉर 3, होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड। ये कोविड-19 ने वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन क्रिएट की है। यहाँ पे कंपनी में इश्यूज बढ़े हैं, घर में इश्यूज बढ़े हैं, बिजनेस नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एवरीथिंग इज देयर। जो वर्ल्ड वॉर 2 की जो सिचुएशन थी वो अलग तरीके की थी। उसका उसका नजर देखने का काफी डैमेज हुआ था, कंट्री में काफी डैमेज हुआ था, क्योंकि जब वॉर होता है तो काफी डैमेज होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लेके सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ डैमेज नहीं हुआ है।
तो ये जो कोविड-19 है, जो 1 डेढ़ साल के लिए हमारे लिए वॉर बन के आया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सेम वी हैव टू एडॉप्ट लीन प्रैक्टिस। तो व्हाट इज लीन? सबसे पहले लीन को समझना जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। आप जो भी आप काम कर रहे हो, ऑफिस के लोग हैं या शॉप फ्लोर में लोग हैं, हम लोग ऐसा कौन सा वैल्यू एडेड एक्टिविटी कर रहे हैं? शॉप फ्लोर में जाना, वापस आना, ऑफिस में जाना, वापस आना, पूरे दिन में 10-15 बार ऑफिस में वहां जाना, शॉप फ्लोर में आना, और काम तो होता ही नहीं है। तो ये सब वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो कौन से ऐसे वेस्ट है, ऐसे कौन से वेस्ट है जो हमको मिनिमाइज करने चाहिए और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की और हमको सोचना चाहिए। हमारा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा वेटिंग टाइम ज्यादा है, बंदा 8 बजे आता है, 9 बजे तक उसको काम ही नहीं मिलता है, तो वेटिंग टाइम ज्यादा है। कि ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट है, इमोशन अर्गोनॉमिक्स वेस्ट है, आदमी का फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, वो वेस्ट है, डिफेक्ट्स कंपनी में ज्यादा हो रही है, ओवर प्रोसेसिंग ज्यादा हो रहा है, इन्वेंट्री जो होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है। तो ये सब जो वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट पे हमको ध्यान देना पड़ेगा और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए दिमाग रखना पड़ेगा। हम कंपनी में क्यों जा रहे हैं, ये सवाल हर वक्त घर से निकलते वक्त हमको बताना है। बस जॉब है, सिक्योर है, जितने लोगों के पास जॉब है, दे आर फॉर्चुनेट, दे आर थैंकफुल टू गॉड एंड एम्प्लॉयर कि एटलीस्ट बिजनेस तो चल रहा है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जिसका बिजनेस बंद हो चुका है, उनकी परिस्थिति देखो। तो आज हमको समझना चाहिए कि हम लोग हमारे कंपनी को कैसे सपोर्ट करें, हमारे एम्प्लॉयर को कैसे सपोर्ट करें। ये वर्क जो है वो क्राइसिस का है। यदि यहाँ से निकल गए तो आगे का रास्ता बहुत अच्छा है। यदि हमने अभी भी एक कैजुअल अप्रोच दिखाया और रूटीन एक्टिविटी में हम लगे रहेंगे और कोई वेस्ट पे काम नहीं किया तो फंसने वाले। तो लीन का जो फॉर्मूला है, एफर्ट्स, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसमें से वेस्ट, आपके एफर्ट्स में कितने ऐसे एफर्ट है जो वेस्ट है, जो नॉन वैल्यू एडेड एफर्ट्स है, उसको कम करो। तो मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम गेन। कम समय में ज्यादा हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? हम लोग 8 घंटे में जो काम कर रहे हैं, हम अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं। आर वी रियली बिजी? क्या हमारे पास 8 घंटे का काम है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि अच्छी तरह से उसके ऊपर काम किया जाए तो एटलीस्ट नोबडी इज बिजी, इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। मैं वर्कर की बात नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, नोबडी इज बिजी मोर देन 6 आवर्स। यदि मेरे कंपनी में 20 लोग हैं स्टाफ में और यदि मैं 6 घंटे में काम करता हूं तो मेरी 25% एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मेरे वहां 4 लोग एक्स्ट्रा हैं। यदि मैं 8 घंटे का काम 6 घंटे में करता हूं तो मेरे पास 4 एक्स्ट्रा लोग हैं। तो मेरे एवरी या आप देखो, यदि मुझे एम्प्लॉय लेने हैं तो मैं एम्प्लॉय क्यों लूं? ऑलरेडी मेरे पास 4 लोग ज्यादा है। आई रिक्वायर्ड 16% एंड आई हैव 20%। तो ये आप जब भी आप वेस्ट मैनेजमेंट में काम करोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ टाइम। और जो 2 घंटे हैं उसमें ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस नहीं है, हम लोग बोलते बिजनेस नहीं, कम बिजनेस है, फिर भी हम लोग बिजी है, ओवर टाइम दे रहे हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं, बिजनेस कम है, ऑलरेडी ओवरहेड्स है, अभी ओवर टाइम दे रहे हैं। क्या कर, क्या हम लोग कर रहे हैं? और बिजनेस की कोई श्योरिटी नहीं है। बस जो पहले वाला था, जो शिफ्ट का टाइम था 8 से 8 या 9 से 7, बस वही कर रहे हैं। क्या कर, क्या हम लोग रहे? हम लोग यदि बिजनेस कम है तो ओवर टाइम क्यों? पहले ओवर टाइम देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो ओवर टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमारा बिजनेस कम है तो वर्किंग आवर्स भी कम होने चाहिए। और वर्किंग आवर कम क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज वी डू नॉट हैव द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ लीन। तो हम लोग आने वाले जो समय है इसमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो बरसों से पेंडिंग है। जैसे गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट पेंडिंग होते हैं और हिलते नहीं है, वैसे हमारे कंपनी में भी इतने सालों से प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, पेंडिंग है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। तो ये टाइम है, उसका यूटिलाइज करो। यदि हमको सर्वाइव करना है और बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जाना है आगे वाले 5 सालों में, तो ये प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करो। every day you will, everybody has to spend at least 2 hours, make a team,
मेकर टीम, अलग अलग टीम बनाओ और ये सब प्रोजेक्ट में आप काम करोगे तो डेफिनेटली लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो सकता है। तो कौन से प्रोजेक्ट? सबसे पहले प्रोसेस मैपिंग। जो प्रोसेस 10 साल पहले हमने करके रखा है या 5 साल पहले कर रहा है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है, कोई री इंजीनियरिंग ही नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है कि इसमें डबल डबल क्यों, ये प्रोसेस डबल क्यों हो रहा है, ये प्रोसेस की जरूरत क्या है। तो पूरा का पूरा एक टीम बना के एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का किसी को रोल देके आप जितने भी आपके प्रोडक्ट है उसमें जो प्रोसेस है आप उसका टाइम टाइम के साथ स्टेशन वाइज यदि हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कई प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, इसके ऑप्शंस मिल चुके हैं। तो आप जब प्रोसेस मैपिंग करते हो और उसके साथ थोड़ा री इंजीनियरिंग करते हो तो काफी हद तक आपका एफिशिएंसी बढ़ ही जाएगा, कई प्रोसेस की जरूरत ही निकल ही जाएंगी। आज के तारीख में 5 साल पहले जो टेक्नोलॉजी नहीं थी वो आई है, फिर भी हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो काफी ऐसे री इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट हम ढूंढ सकते हैं, इसमें से प्लांट कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ऑनर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी प्लांट की कैपेसिटी क्या है। ये प्लांट की कैपेसिटी मेरे पास 30 एम्प्लॉइज है और 15 का स्टाफ है, तो 15 स्टाफ और 30 एम्प्लॉइज, ये कितना प्रोडक्शन हो सकता है? 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, कितना तो मालूम ही नहीं है। तो प्लांट कैपेसिटी निकालो, प्रोसेस मैपिंग करो, री इंजीनियरिंग करो और वापस एक बार देखो। आप प्लांट कैपेसिटी का प्रोजेक्ट यदि वो काफी लंबा है, इट विल टेक 2 to 3 months, ए प्रोसेस मैपिंग विल टेक 2 to 3 months। यदि आप प्रोसेस मैपिंग री इंजीनियरिंग करते हो, प्लांट कैपेसिटी निकालते हो, तो डेफिनेटली आपको मालूम पड़ेगा मैं काफी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कर रहा हूँ, काफी मशीन्स की जो पोजीशन है वो गलत है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के अंदर काफी गलत हो रहा है, एकदम जिगजैग हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2 या 3 लोगों की टीम मिला के हर रोज 2 घंटा स्पेंड करते हैं तो काफी हम तक नया प्लान रीलेआउट हो सकता है। कई कई बार हमको लगता है स्पेस कम है, स्पेस कम नहीं होती है। यदि स्पेस कम है तो हमको सबसे पहले ये करना चाहिए, यहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। इंटरचेंजेबल टूलिंग कर सकते हैं, काफी हमारे पास पूरा का पूरा एक स्टोर है जहाँ पे टूल्स है, तो हम लोग इंटरचेंजेबल टूलिंग के बारे में क्यों नहीं सोच सकते कि और ऑर्डर आता है हम लोग टूल बनाते हैं, ऑर्डर आता है टूल बनाते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमको वही टूल में इंटरचेंजेबिलिटी मिल जाए। तो ये काफी प्रोजेक्ट आपकी डिलीवरी को इंप्रूव कर सकता है, रिपीटेबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है। जिग्स एंड फिक्सर्स, जहां जरूरत है जितने भी जिग और फिक्सर बनेंगे, आपकी रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी, स्किल लेवल कम जरूरत पड़ेगा। जैसे कहाँ कहाँ जहाँ मेजरिंग में जो करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रिटिकल ऑपरेशन है और यहाँ पे थोड़ा यदि जिग फिक्सर हो जाता है तो फिर स्किल की जरूरत नहीं है, तो काफी आपका प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मेरा स्टोर है, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मैं डिलीवरी के पीछे लगा, डिलीवरी के लिए, डिस्पैचेस के लिए उतने लिए कितना स्टाफ चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं है, इतने ऑर्डर्स नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी जो सोल्जर्स है, जो हमारी सेना है, एम्प्लॉयज है, वो उसके पीछे लग जाए। यदि 40 आदमी है और जो ऑर्डर है उसमें 30 आदमी की ही जरूरत है, तो बाकी के जो 10 लोग हैं वो इसमें आप लगा सकते हैं, इससे जो प्रोजेक्ट है उसमें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेरा पूरा पैसा आज के तारीख में मैं परचेस करने जाता हूँ तो परचेस कॉस्ट ज्यादा है और मुझे कैश देना पड़ता है। मेरे पास जो मटेरियल पड़ा है मुझे मालूम ही नहीं कितना पड़ा है और कैसे रखा हुआ है। यदि मैं ये प्रोजेक्ट लेता हूँ स्टोर मैनेजमेंट का, तो काफी हद तक मेरा जो लिक्विडिटी का इश्यू है वो कम हो जाएगा और मेरा एक स्टोर, एक मॉल बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हमारे जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन करना है, जो मार्जिनल प्रॉफिट करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कौन सी आइटम है उसको अरेंजमेंट करो तो काफी हद तक प्रोडक्शन डिलीवरीज के इश्यू कम हो सकते। सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर ड्राइंग्स एंड बॉम्ब्स। कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कंप्लेंट आती है या फिर प्रोडक्शन में जो भी चीज रिवर्क होती है, रिजेक्ट होती है, उसका सबसे बड़ा जो तकलीफ है, हमारे पास जो ड्राइंग है वो मास्टर्स है ही नहीं। शॉप फ्लोर में जो ड्राइंग घूम रहे हैं वो पुराने रिवीजन के हैं,
डिजाइन के अंदर जो ड्राइंग पड़े है उसको हमने अच्छी तरह से अरेंज नहीं किया है। जो ड्राइंग जो रिवीजन बदल चुका है, दूसरा रिवीजन आया है, तो मास्टर ड्राइंग का एक रेड स्टैम्प करके और अच्छी तरह से उसको यदि मैं फिजिकल या फिर डिजिटली स्टोर करता हूँ तो काफी ऐसे जो रिवर्क है, क्वालिटी के इश्यू है, कस्टमर कंप्लेंट के इश्यू है, कम हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 6 महीने का प्रोजेक्ट मास्टर ड्राइंग का। कभी वो वक्त मिला ही नहीं, ड्राइंग बनाते गए, कभी ड्राइंग में चेंज नहीं किया, वैसे चेंज करके वर्कर को दे दिया। वर्कर को मालूम है, इंजीनियर को नहीं मालूम है, लोग बदलते रहते हैं, नए लोग आते हैं, पुरानी प्रैक्टिस क्या है वो नहीं मालूम है, तो पूरा का पूरा प्लांट ऐसा ही चलता। एक वर्कर के जो मेमोरी है उसके ऊपर चल। बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि जो कंपनी में बिल ऑफ मटेरियल अच्छे में अच्छा है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए और प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अच्छे में अच्छे आपको प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करना है और इन्वेंट्री पे कंट्रोल करना है, जरा अनम्यूट म्यूट करना, आवाज आ रहा है, म्यूट करना। ये बिल ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको ये मास्टर ड्राइंग और बिल ऑफ मटेरियल को हम गीता और महाभारत बोल सकते। यदि हम बिल ऑफ मटेरियल में हम लोग मास्टर बॉम्ब बनाते हैं, उसका बेनिफिट हमारा इन्वेंट्री, हमारा स्टोर जो है उसमें कम लिक्विडिटी के इश्यू काफी हद तक कम हो जाएंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, परचेजर के लिए आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, आज हम लोग 3 साल पहले का कॉस्ट दे रहे हैं। पहली बार ऑफर देना था, दे दिया, उसके बाद तो जो बंदा जो एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव वही कॉस्टिंग दे रहा है, वो सही कॉस्टिंग है कि नहीं? वो जो कॉस्टिंग दिया था 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले, आज के तारीख में वो कॉस्टिंग यदि चेंज नहीं हुआ है और कंपनी सिर्फ उसमें लॉस कर रही है या तो मिनिमम प्रॉफिट कर रही है, तो काम क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसी प्रोडक्ट पे? तो हमको वो देखना चाहिए कि मेरा जो टर्नओवर है, यदि मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें 7 करोड़ की जो आइटम है वो लो वैल्यू हाई वॉल्यूम यदि वैसी है तो कंपनी ग्रो कैसे करे? तो मुझे यदि मैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग वापस करता हूं, रीचेक करता हूं, तो काफी हद तक लो वैल्यू हाई वॉल्यूम के आइटम हम लोग कम करके लो वॉल्यूम हाई रेट के जो वॉल्यूम है आइटम है उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं और बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। ईआरपी सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, मेरे पास सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करने के लिए ये ईआरपी का जो प्रोजेक्ट है मिनिमम 6 महीने का है। यदि 6 महीना एवरीडे हमने काम किया तो ईआरपी 6 महीने में इंप्लीमेंट हो सकता है। कल कंपनी में 2-2, 3-3 साल चला जाता है क्योंकि आदमी को टाइम ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इंप्लीमेंट ईआरपी। 1-1 घंटा 1.5 घंटा यदि हम लोग पूरी टीम देती है तो ईआरपी का यदि प्रोजेक्ट हो जाता है तो ये टेक्नोलॉजी का सही में यूज है। जो लोग एक्सेल कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, वो काफी स्लो स्पीड से बिजनेस में चल रहे हैं। ईआरपी में शिफ्ट होना बहुत जरूरी है और यही राइट टाइम है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स है मास्टर रिपोर्ट्स, कितने सारे रिपोर्ट फिलअप करते हैं, सही में वो रिपोर्ट यूजफुल है? यदि हम लोग निकालते हैं और उसका अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो काफी रिपोर्ट जो है वो सही में वो रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं और हम लोग रिपोर्ट भर रहे हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट जो है, सब एक रिपोर्ट देखो और ऐसे रिपोर्ट बनाओ जो हमको यूजफुल हो। मार्केटिंग करने के लिए आगे वाले दिनों में वेबिनार का काफी यूज होने वाला है। यदि मैं फिजिकली मुझे जाके मार्केटिंग करने का आज की तारीख में कोई सोर्स नहीं दिखता, सोर्स है ही नहीं। यदि मुझे मार्केटिंग करना है, वेबिनार थ्रू मार्केटिंग करना है, तो मेरी जितनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरा रेडी रहेगा उतना मैं अच्छी तरह से कस्टमर को ऑनलाइन मार्केट प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में। वेबसाइट का प्रोजेक्ट भी काफी लंबा चलता है, 1-1, 1.5 साल 2-2 साल चलता रहता है और होता ही नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये अच्छा है प्रमोशन के लिए, ये वेबसाइट थ्रू ही हमको आगे बढ़ना है क्योंकि अभी डिजिटल वर्ल्ड ही है। यदि हमारा वेबसाइट ही सही नहीं है तो हम लोग आगे क्या करेंगे? तो ये काफी जो प्रोजेक्ट है इसके हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं सर्वाइव करने के लिए। फॉर इंक्रीजिंग रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरचेंजेबिलिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ये एक पंचलाइन दिया है, ये समझने जैसा है कि फोकस ऑन प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। यदि जो लोग बिजी है वो प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर रहे हैं तो बी केयरफुल। यदि आप अपने आप को बिजी रख रहे हो तो यू आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रोडक्टिविटी।
यदि आप प्रोडक्टिव डे काम कर रहे हो तो सर्वाइवल के लिए काफी दिक्कतें कंपनी को आने वाली है। यदि कंपनी को दिक्कत आएगी तो फैमिली को दिक्कत आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आज तक जितने भी हमने डिस्कशन किए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास जो आदमी है ये सब करने के लिए मुझे अच्छा टीम चाहिए। यदि मेरे पास अच्छा टीम ही नहीं है तो ये एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में कर ही नहीं सकता हूँ। एक ऑनर कंपनी को ग्रो नहीं कर सकता। यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड अ पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। यदि आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो आप बिजनेस पे फोकस मत करो। एक अकेला आदमी बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक नहीं लेके जा सकता। यदि लेके भी जा सकता है तो परेशानी काफी आएगी। यू हैव टू बिल्ड अ पीपल, एक अच्छी टीम तैयार करने पड़ेगी, तो वो टीम आपका बिजनेस को बिल्ड करेगी। तो ये जो एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें प्रोड्यूस लीडर्स, आपका मिडल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपका मिडल मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है तब जाके एम्प्लॉयर कुछ अलग से सोच सकता है। आप काफी एक्टिविटी कर सकते हो। ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जो टाइम है, हर एक का एक्टिविटी चार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको की रिजल्ट एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिफाइन करके हम लोग उसका परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऑफिस का 5 वर्क प्लेस मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर का 5 वर्क प्लेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो क्रिटिकल जो प्रोडक्ट है, जहां हमारी कस्टमर कंप्लेंट ज्यादा आती है या रिवर्क आता है, वहां पे हम लोग एसओपीस बना के रेडी करके लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्पावरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वक्त मिला है, आदमी पे काम करो। एक एक घंटा एवरी डे स्पेंड ऑन द, आपके पास जो भी मैन पावर है वो आपका एसेट है, वो एसेट को वैल्यू, एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए काम करो। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। यदि हम लोग देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, डिजाइन, सेल्स, प्रोडक्शन, क्वालिटी, परचेज, स्टोर्स, अकाउंट्स एंड एचआर। यदि मेरे पास 100 लोग हैं लेकिन मेरे पास 6 लोग ऐसे नहीं है जो कंपनी को चला सकते, ऑनर नहीं होता है तो कंपनी नहीं चलती है। मेरे कंपनी चलती है तो 1-2 लोगों से चलती है। तो मेरे पास 100 लोग हैं और कंपनी में मेरे पास 6 अच्छे लोग नहीं है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि आपका मिडल मैनेजमेंट जितना पावरफुल होगा और उसको सपोर्टिंग में लोअर मैनेजमेंट होगा, कंपनी में 8 से 10 लोग यदि अच्छे मिल जाते हैं तो वी कैन ग्रो फास्ट। स्टाफ के लिए, वर्कर्स के लिए भी आप ये कर सकते हो। जो स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, जोन वाइज यदि हम लोग, हमारे पास जो अवेलेबल वर्कर है, कौन से वर्कर स्किल है, वो नहीं आते तो प्रोडक्शन रुक जाता है। तो स्टिल वी हैव अ पीपल, बट एब्सेंट की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो सेमी स्किल लेबर है और जो अनस्किल है, उसको हम लोग वो स्किल लेबर थ्रू ट्रेनिंग करवाए, जिससे कंपनी में अनस्किल लेबर ही न रहे। ये एक्टिविटी हम लोग ये टाइम पे कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, आज की तारीख में जो क्राइसिस है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग द न्यू पीपल, फोकस्ड ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट, अपग्रेडिंग एंड एनहांसिंग द स्किल है। उनकी स्किल बढ़ाओ, नए लोग लेने की जरूरत नहीं है। इंटरनल रिक्रूटमेंट, जो बंदा प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं और शायद क्वालिटी में उसकी आने की इच्छा है, तो एक अच्छा इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के हिसाब से उसका इंटरव्यू लेके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आज की तारीख में जो बाहर के लोग हैं, उससे ज्यादा अंदर के लोगों को हम लोग इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, अंदर की जो स्किल है अपग्रेड कर सकते हैं, और उनकी जो स्किल है वो हम लोग बढ़ा के टेक्निकल एज वेल एज सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग उनकी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा पीरियड है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम लोग इसको मान सकते हैं। इसके पे वर्कआउट करो। सही में यदि हमको कुछ करना है तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जो फंड का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कि लॉस के लिए? तो सब जो भी एम्प्लॉय है, जो ऑनर है, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। मुझे कंपनी में ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब, मुझे लॉस नहीं है और मुझे प्रॉफिट भी नहीं है। आप देख सकते हो जो पिंक कलर में दिखाया है वो लॉस है, और जो स्काई ब्लू कलर में दिखाया है वो प्रॉफिट है।
तो मुझे मिनिमम कितना टर्नओवर करना पड़ेगा, मुझे कितना टर्नओवर मंथली करना पड़ेगा, तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट में अचीव कर सकता हूँ, तो मेरा लॉस नहीं होगा। यदि मेरा जो टर्नओवर है वो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से कम है तो मुझे हर महीने लॉस है। और ये भी देखो कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है। मेरी फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, मेरी फिक्स कॉस्ट 15 है, तो मुझे वो फिक्स कॉस्ट है उसको कम करना है। मुझे ब्रेक इवन पॉइंट को, ये आगे वाले जो प्रोजेक्ट है, आगे वाले जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट पे काम करके मुझे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे लेके जाना। जितना मेरा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे जाएगा आगे वाले सालों में, उतना मुझे मार्जिन ज्यादा मिलेगा, लो कॉस्ट प्रोडक्शन। तो हर एक एम्प्लॉयज को ये भी प्रोजेक्ट है, आप निकाल सकते हो कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ये प्रोजेक्ट हम लोग अकाउंट्स को दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हम लोग यदि सोचते नहीं है तो आज से सोचो। आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट मालूम होना चाहिए, और वो काफी सीनियर लोगों को भी मालूम होना चाहिए, इतना तो चाहिए ही बिजनेस। यदि इतना नहीं होगा तो लॉस में कंपनी जाएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने दिनों तक हम लोग बाहर से पैसा लाके कंपनी को चलाए। सपोर्ट, बी वोकल फॉर लोकल। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि आगे का मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आज मैं लोकल प्रोडक्ट्स को मुझे प्रमोट करना चाहिए। मैं जो इंपोर्ट कर रहा हूं उसके ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मुझे लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। जितना हम लोग लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी। जितनी डिमांड बढ़ेगी उसका अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम हो जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी और काफी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऐसे लॉकडाउन के वक्त में मेरा बिजनेस काफी अच्छी तरह से सर्वाइव और सस्टेन हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी ने लास्ट मंथ में बताया हुआ। आज का सेशन क्लोज करने में सबसे इंपॉर्टेंट की नोट, दिस इज द टफ टाइम। ये बहुत मुश्किल घड़ी है, बट रिमेंबर नथिंग इज परमानेंट। पर याद रखना कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। दिस टू शैल पास, ये भी वक्त चला जाएगा। तो जिसके ये पॉजिटिव नोट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय, बुरा वक्त है, चला जाएगा। वन हु विल चेंज विथ चेंज कैन थ्राइव। जो लोग चेंज के साथ चेंज होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, वही सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये जो मुश्किल की घड़ी है, आज का जो सेमिनार है, हम लोग अब कैसे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी कल से मुझे करनी है। मैं 8 घंटा रूटीन एक्टिविटी कर रहा हूँ तो आई एम बिजी, बट आई एम नॉट डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। मैं कंपनी के लिए, यदि कंपनी है तो मेरा घर है, तो मुझे वो सोच के जाना है कि मुझे कोई बोले या ना बोले, मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। मैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ वैसे कौन सी एक्टिविटी है जो मुझे जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। If one door is closed, look for others. दुनिया कभी खत्म नहीं होती है। Let's not lose hope, let's have faith. यदि फिजिकल हम लोग मिल नहीं पाते हैं तो आज वेबिनार कितने, हर दिन में कितने वेबिनार होते, दूसरा रास्ता ओपन हो ही जाता है। उसके लिए जो ओपन माइंडेड पीपल है वो अपना रास्ता खोल ही देता है, वो चेंज के लिए रेडी होता है। क्लोज माइंडेड पीपल कभी भी वही रास्ते पे, वही ट्रेडिशनल मेथड पे चलते रहते हैं, तो उनके लिए हर दरवाजे बंद होते हैं। तो बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव, ओपन माइंडेड, स्मार्ट पीपल और स्मार्ट वर्क करो, तो काफी होप्स हैं। कोविड ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है ह्यूमैनिटी के ऊपर। द ग्रेटेस्ट लेसन कोविड-19 टीचेस अस इज ह्यूमैनिटी। वी ऑल आर इन दिस टुगेदर। आज ये कोविड-19 जो है तो पूरे विश्व में हम लोग एक साथ एक दूसरे के लिए फाइट कर रहे हैं। यदि मैं फॉलो नहीं करता हूं तो मेरा कलीग रिस्क में है। यदि मेरा कलीग प्रिकॉशन फॉलो नहीं करता तो मैं रिस्क में हूं। तो आज के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और कोविड ने एटलीस्ट ह्यूमैनिटी को वापस जिंदा किया है। कोविड को हम लोग पॉजिटिवली देखे जाए तो कोविड ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। बहुत अच्छा है कि वर्चुअल मीटिंग से कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। आज एक साथ इतने लोगों को हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स गुड। हमारा कोऑर्डिनेशन काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज,
कोविड ब्रिंग्स, सी पॉजिटिव। काफी वैल्यू एडिशन एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट। काफी इनोवेटिव एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, काफी इनोवेटिव। स्टार्ट वर्किंग ऑन कोविड। डायनेमिक्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमको मजबूर करते हैं, हमारे साथ हमको फाइट देने के लिए मजबूर करते हैं, बी डायनेमिक, फाइट अगेंस्ट इट। COVID stands for coordination, opportunity, value addition, innovation and dynamics. COVID को पॉजिटिव लो because you are open minded people. यदि जो लोग कोविड को नेगेटिव लेते हैं, दे आर क्लोज माइंडेड पीपल, उनको दूसरा रास्ता दिखता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, तो वो सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। वो एम्प्लॉय सर्वाइव नहीं हो सकता है, वो कंपनी सर्वाइव नहीं हो सकती। यहाँ पे रीजन टू थैंकफुल, हम सब ये ग्रेटिट्यूड के साथ सबको थैंक यू बोलेंगे। बी थैंकफुल दैट वी ऑल आर सर्वाइविंग। आज के तारीख में हम लोग सर्वाइव हैं। हमारे काफी नजदीक के रिश्तेदार हमने देखे हैं, एक आध दो जहाँ पे कोविड की वजह से चल गए। वी आर स्टिल सर्वाइविंग, तो थैंकफुल फॉर दैट। हमारे पास जो नहीं है उसके पे फोकस मत करो, हमारे पास जो है उसके पे फोकस करो, मेंटल पीस मिलेगा। बी थैंकफुल टू द पीपल हु आर सपोर्टिंग यू। आज के तारीख में फाइनेंशियल क्राइसिस है, एम्प्लॉयर पूरा का पूरा लॉस अपने ऊपर ले रहा है। बी थैंकफुल टू योर एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयज, यदि उसका सैलरी भी कट हो जाता है, उसको सैलरी भी कम मिलता है, उसका इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता है, तो थैंकफुल टू सपोर्ट टू द कंपनी। बोथ हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, क्योंकि एम्प्लॉय भी उतना ही एम्प्लॉयर को सपोर्ट कर रहा है और एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रहा है, तो थैंकफुल टू ईच अदर। इमोशनल और मेंटल थैंकफुल टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हमारी चिंता किस सबको है, हमारे फैमिली को है, फ्रेंड्स को है, तो इमोशनली हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज की तारीख में जो लोग हमारे में विश्वास रखे हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर, जॉब नहीं है लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स ने हमारे पे विश्वास रखा है, हमारे साथ खड़े हुए हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, अच्छे दिन आएंगे। हमारे कलीग्स है, हमारे फ्रेंड्स है जो हमारे साथ है, हमको हौसला दे रहे हैं, थैंकफुल टू देम। डोंट फॉरगेट, प्राउड योरसेल्फ दैट यू मेड क्लियर। अपने आप को थैंक यू करो कि आपने कोरोना वॉरियर्स का एक रोल करके आज की मीटिंग में और आगे वाले दिनों में हम लोग अच्छी तरह से फाइट करने वाले। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स। Thank you, sir. That was an effective presentation, and I have also learned something new, the act of showing gratitude. And I thank you everyone for having patience